हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। एज यू ऑल नो, हम लोग का विजन आईएएस पीटी 365 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 लेक्चर्स। आज ये 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग इलेक्टोरल फंडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर आप कॉन्टेम्प्ररी अफेयर्स को या यूं कहा जाए करंट अफेयर्स को, हालांकि ये मुद्दा कॉन्टेम्प्ररी अफेयर्स का ही है, उसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट द टर्म कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट भी आया है। एसबीआई ने पूरा डेटा फर्निश किया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन हो जाता है जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें पुरानी हैं। ठीक है, ये पहले न्यूज में क्यों था वो मुद्दा अलग है, बट आज की डेट में न्यूज में क्यों है वो मुद्दा अलग है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो अभी हो रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से पता चलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में रहते हैं। ठीक है, वी लिव इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं, है ना। इलेक्शंस लड़ती हैं किस लिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए। इलेक्शंस लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, फंड्स। ठीक है, आप देखते होंगे जो बड़े बड़े आपके लीडर्स हैं वो परमानेंट चुनाव के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं ना, बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बड़े बड़े बैनर्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रमोशनल इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है एक एक इलेक्शन में। तो वो सारा पैसा कहाँ से आता है? वो सारा पैसा आता है कहीं ना कहीं डोनेशन से। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल चीज और एक तरीके से ऑन पेपर चीज जहाँ पे कॉमन होती है वो है आपका डोनेशन। बाकी और बहुत सारे जरिए होते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। बट जो मेन सोर्स है, जो एक ऑफिशियल सोर्स है, वो होता है डोनेशन। अब डोनेशन देता कौन है? जिनके भाई इंटरेस्ट होते हैं गवर्नमेंट में, बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये लोग अपना जो है फंडिंग करते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को फंड देते हैं। अच्छा, अभी तक क्या था 2017, 18, 19 के पहले, कि सारा का सारा डोनेशन जो है कैश में होता था, है ना। और ये किसी को भी पता नहीं चलता था कि किसने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, क्या नहीं दिया है। और एक तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, है ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस चीज को लेकर के कि भाई कौन किसको डोनेशन दे रहा है, क्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता था। भाई ब्लैक मनी आपको पता होगा कि सारा का सारा कैश में ट्रांजेक्शन होता है, मोस्टली ब्लैक मनी का, है ना। तो आपके पास नंबर 2 का पैसा, इलीगल पैसा कहीं से आया, वो भले ही कहीं पे आप ड्रग का बिजनेस करके आया हो, या कहीं पे हवाला का बिजनेस करके आया हो, या कोई मतलब इलीगल ट्रैफिकिंग करके आया हो, तो कैसे भी आया हो वो सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के रूप में चला जाता था। तो अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेकर के आई। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली है कि फिर हम इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेंगे। इसमें क्या बोला गया कि जो जिसको भी डोनेशन देना है, मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम है मुकेश, है ना। मुकेश किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन या फिर चंदा देना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो एसबीआई के बैंक जाएगा, एसबीआई बैंक की किसी भी ब्रांच पे जाएगा, किसी भी नहीं, कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस पे जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या करेगा? वहां पे करेगा कि भैया मेरा 50 करोड़ रुपए मुझे डोनेशन देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। किसको देना है? इससे एसबीआई का मतलब लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एसबीआई का क्या कहेगा? एसबीआई से क्या कहेगा कि मुझे 50 करोड़ रुपए डोनेशन देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो वो कहेगा ठीक है, मैं आपको एक एक करोड़ के 50 बॉन्ड बना करके दे दे रहा हूँ। ठीक है, एसबीआई मुकेश से कहेगा, मुकेश कहेगा ठीक है। तो एसबीआई मुकेश को जो है 50 बॉन्ड बना करके दे देगा 1-1 करोड़ रुपए के। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहलाएंगे, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड मुकेश ले जाकर के किसी भी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, किसी को भी वो बॉन्ड दे देगा। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी वापस से एसबीआई के पास जाएगी वो बॉन्ड लेकर के कि देखो भैया हमको इतना पैसा मिला है और ये आप बॉन्ड रखिए, इसके बदले हमको पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो यही एक सिस्टम नया लेकर के आया गया। अब वैसे तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, कि भाई यहाँ पे टोटल आपका बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुकेश जब यहाँ पे पैसा देने आया है तो उसके पास केवाईसी होनी चाहिए, है ना, उसके इनकम की डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए। तो तमाम चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बट दिक्कत यहाँ पे कब आई? दिक्कत यहाँ पे आई कि एसबीआई जो सारा डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास लिमिटेड रखेगा। अब आपको पता है कि एसबीआई क्या है? एसबीआई एक पब्लिक बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, और गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो एसबीआई से सारा डेटा निकलवा ले? है ना, ऐसा हो सकता है ना कि वो एसबीआई से सारा डेटा निकलवा ले कि भैया तुम्हारे पास कौन कौन इंसान आया, किस किसने बॉन्ड खरीदे हैं तुमसे।
तो एसबीआई बताएगा मेरे पास मुकेश, सुरेश, रमेश ऐसे 3-4 लोग आए थे, इन लोगों ने जो है मुझसे बॉन्ड खरीदे हैं। अब रूलिंग पार्टी ने कहा कि यार मुझे तो खाली मुकेश ने दिए हैं बॉन्ड, है ना, यानी कि ये जो रमेश और सुरेश ने बॉन्ड्स खरीदे हैं ये इसने किसी ऑपोजिशन पार्टी को दिए हैं, है ना। तो अब क्या रूलिंग पार्टी इन लोगों को परेशान नहीं कर सकती है कि आप बाकी पार्टियों को चंदा दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये इनकी प्राइवेसी या इनके एक तरीके से इनके एक्ट पे एक निगरानी रखने का काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। दूसरी पहली दिक्कत यहाँ पे अराइज होती है। दूसरी दिक्कत कहाँ पे अराइज होती है? दूसरी दिक्कत अराइज होती है कि मुकेश आया 50 करोड़ रुपए लेकर के और उसके पास बस एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि अभी हाल फिलहाल में हमारे सीजीआई ने कोर्ट भी किया था कि मुकेश को क्या चाहिए, मुकेश को बस एक बैंक अकाउंट और केवाईसी चाहिए। फिर वो कितना भी पैसा लेकर के आए, किसी का भी पैसा लेकर के आए और बैंक से बॉन्ड खरीद करके ले जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो इलीगल धंधों में इन्वॉल्व होंगे, लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी मुकेश को तैयार करेंगे जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होगा, केवाईसी होगा, और ऐसे बहुत सारे मुकेश इस इलीगल बिजनेसमैन के बिहाफ पे जाकर के बॉन्ड्स खरीदेंगे और हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने गैर कानूनी काम मनवाने के लिए डोनेशन दे दें वो। ठीक है भाई, ऐसे तो बाहर से बैठ के विजय माल्या भी काम कर सकता है ना। विजय माल्या ने किसी को यहाँ पे इंडिया में कह दिया कि भैया हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम जाके इसके इलेक्टोरल बॉन्ड ले आओ हमारे लिए। तो ये एक लूप होल था कहीं ना कहीं, जिस वजह से पूरी डिबेट यहाँ पे शुरू हुई है। खैर, तो आई होप ये चीज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या और इसके लूप होल्स क्या है। अब देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड्स और मनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी परचेज्ड बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ द एसबीआई। ठीक है, ये इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड्स है, यानी कि जिसके पास ही होंगे। अब मुकेश ने खरीदा तो जरूरी नहीं कि मुकेश का एक तरीके से कंट्रोल हो गया इसके ऊपर। मान लीजिए मुकेश कहीं जा रहे तो इनकी जेब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं निकल के जमीन पे गिर गया और वहां पे किसी सुरेश ने उठा लिया, तो अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड सुरेश का हो गया, है ना। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड सुरेश का हो गया। जैसे होता नहीं है, जो आप चेक होता है उस पर लिखा होता है ना कि मैं ये चेक धारक को इतने इतने पैसे अदा करने का वादा करता हूँ। ठीक है, तो जिसके पास वो चेक होगा, बियरर चेक जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे बियरर बॉन्ड है ये, जिसके पास ये होगा, भले उसने खरीदा हो खुद से चाहे ना खरीदा हो, चाहे कहीं उसको पड़ा मिला हो, चाहे वो चोरी करके लाया हो, वो उसके पोजीशन में आ गया तो उसका एक तरीके से ओनरशिप हो गई उसके ऊपर। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर ये अनाउंस कब हुए थे? 2017-18 के बजट में अनाउंस हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आप गए आपने कहा कि भैया हमको 1590 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो, है ना। ऐसा नहीं, मल्टीपल्स होंगे, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और मैक्सिमम 1 करोड़ का। इन्हीं मल्टीपल्स में आप बॉन्ड खरीद सकते हो। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए या मान लीजिए आपको 5,000 रुपए डोनेट करने हैं, तो आप 1-1 हजार के 5 बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए 20,000 डोनेट करने हैं, तो आप 1-1 हजार के 20 बॉन्ड या 10,000 के 2 बॉन्ड ले सकते हो। ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए 500 करोड़ डोनेट करने हैं, तो आप 1-1 करोड़ के 500 बॉन्ड ले सकते हो, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। परचेज थ्रू अ केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट टू मेक डोनेशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ऑलरेडी टोल्ड। नो कैप ऑन द नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड दैट अ पर्सन और कंपनी कैन परचेज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट एक बॉन्ड का कितना होगा उस पर कैप लगी हुई है कि 1 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता है। बट कितने बॉन्ड आप खरीद सकते हो इस पर कोई कैप नहीं है। आप चाहे तो 1,000, 2,000, 10,000 बॉन्ड खरीदिए, जितना पैसा आपके पास है उतना आप खरीद सकते हो। अच्छा, ये मिलेंगे कब? ये मिलेंगे सिर्फ 10 दिन शुरुआत के, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, यानी कि जो 4 ट्राइमेस्टर्स होते हैं एक तरीके से, तिमाही जिसको हम बोलते हैं, तो उसका जो पहला महीना होगा भाई, जनवरी से लेके मार्च पहला वो हो गया, आपका एक तरीके से क्वार्टर हो गया। तो इसमें जो आपका जनवरी है ये पहला महीना है, तो इसके 10 दिन मिलेंगे। फिर फिर हो गया आपका अप्रैल से लेकर के जून तक का, तो वहां पे आपको 10 अप्रैल तक मिलेंगे। या फिर ऐसे करते करते आप आगे अपना जोड़ घटा सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर कैरिड आउट वाया चेक्स और डिजिटली। अब जो भी आप पैसा दोगे बैंक को, एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए, वो आप कैश में नहीं दोगे, वो या तो आप चेक के थ्रू दोगे या फिर आप डिजिटली अपना जो है इंटरनेट बैंकिंग या आपका यूपीआई वगैरह यूज करके बैंक को पे करोगे, तब जाकर के आप आरटीजीएस वगैरह करके तब जाकर के आप जो है उसका बॉन्ड बनवा सकते हो। यानी कि आप कैश में बोरा भर के पैसा ले गए और आपने कहा हमको इलेक्टोरल बॉन्ड बना के दे दो, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। द आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स रिमेन confidential, reducing the risk of retaliation or intimidation for their political affiliations। तो ऑन पेपर तो यहाँ यही कहा गया था कि भैया जो ओनर होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के, जो डोनर्स होंगे, उनकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ताकि भाई पॉलिटिकल पार्टी उनसे रिटेलिएट करे, उनसे बदला ना ले, है ना। बट जो रूलिंग पार्टी उसको तो एक क्लियर एडवांटेज है यहाँ पे, एसबीआई बीइंग पब्लिक बैंक, गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था।
अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज और है। अभी जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा एसबीआई से कि जितना भी डेटा है फर्निश करिए। ठीक है, तो एसबीआई ने एक दो लिस्टें निकाली। एक लिस्ट में क्या बताया कि किस किस इंसान ने, है ना, जो जो डोनर्स हैं, वो किस इंसान ने कितने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, है ना। जैसे अभी एक फ्यूचर गेमिंग करके कंपनी का नाम आया था, उसने 1300 करोड़ रुपए के लगभग लगभग इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेघा करके कोई कंपनी थी, वो मतलब अलग अलग कंपनियों के लिस्ट आ गई कि किसने कितना पैसा दिया है, किसको दिया है ये नहीं पता है। दूसरी लिस्ट निकाली रेसिपेंट्स की, है ना, रेसिपेंट्स की कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। तो जैसे नंबर 1 पे बीजेपी थी, उसमें नंबर 2 पे टीएमसी थी, नंबर 3 पे कांग्रेस थी। तो मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला ये लिस्ट निकाली। अब किस इसमें से किसने किसको दिया ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, हालांकि इसमें एक यूनिक नंबर है, वो अगर सामने आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा। तो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने एक नया फंडा शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का बहुत रोल होता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी का हवाला देते हुए उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से खुद कितना पैसा मिला है वो उन्होंने क्लियर कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि मुकेश ने बॉन्ड खरीदा और मुकेश ने जाकर के बीजेपी को दे दिया, तो भले ही और किसी को ना पता हो, बट बीजेपी को तो पता है ना कि उसे मुकेश ने दिया है ना, या उसे सुरेश ने दिया है, या टीएमसी को पता है ना कि उसको रमेश ने दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास खुद तो डेटा है कि उनको बॉन्ड किसने दिया है। तो बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी ने, बीजेपी और कांग्रेस को और टीएमसी को छोड़ करके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना डेटा फर्निश कर दिया कि भैया हमको इस इंसान ने इतना इतना पैसा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये एक अच्छी बात है। अब लेकिन आप इसमें देखिए कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज हो सकता है। एक टीएमसी पार्टी है ना, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, और एक नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है बिहार में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई अनजान आदमी आया और वो हमारे हेड ऑफिस में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो एक ड्रॉप बॉक्स नहीं होता है उसमें उसमें डाल करके चला गया, है ना। हमने उसको निकाला और बैंक जाके पैसा निकाल लिया। मतलब आप सोचिए कि कितनी ये लॉजिकल बात है कि कोई इंसान करोड़ों रुपए आपको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और वो एनोनिमसली आपको आकर के चुपचाप आपके ऑफिस में एक इलेक्टोरल बॉन्ड रख के चला गया और आपको पता भी नहीं चला कि कौन आया कौन रख के गया। ठीक है, तो अपना डेटा ना बताना पड़े कि हमको किस किसने पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के बहाने भी निकाल रही है कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला, कोई एनोनिमस आदमी आया या हमें किसी ने पोस्ट से भेज दिया अनजान पते से, हमें पता ही नहीं चला कि किसने दिया, अब हमें मिल गया तो हमने यूज कर लिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ये जूम आउट हो गया, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कर लेते, ओके। तो ये आपका कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पूरा न्यूज थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ज्यादा न्यूज में रही है कि इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज में कहीं ना कहीं सुना ही होगा इसके बारे में। मल्टीपल आर्टिकल्स आए हैं, हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, सारे ही सारे न्यूज़पेपर में, रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, चाहे हिंदी पेपर हो, चाहे इंग्लिश पेपर हो, चाहे और रीजनल लैंग्वेज पेपर हो। ये एक पैन इंडिया मुद्दा था, तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिले होंगे। अब अगली जो न्यूज है वो हमारी नेशनल पार्टी स्टेटस। ठीक है, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक रजिस्टर्ड होती हैं, एक अनरजिस्टर्ड होती हैं, है ना। अब जो रजिस्टर्ड होती हैं बट रिकॉग्नाइज नहीं होती है नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी। जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है वो तीन तरीके की होती हैं, रजिस्टर्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी। नॉर्मली रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वो सिंपली चल रही हैं। फिर एक होती है स्टेट पार्टी, एक होती है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, ये सब आपको बेसिक से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। Citing the election symbols reservation and allotment order 1968, which stipulates criteria for recognition as a national or state party, the Election Commission of India has now recognized 6 parties। तो अभी लास्ट ईयर अप्रैल के टाइम पे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वाली, इसको कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो उन्हीं सब कारणों से ये न्यूज में रहा होगा। तो आपको एक लिस्ट पता होनी चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस होल्ड करती हैं। नंबर 1 बट ऑब्वियसली बीजेपी, नंबर 2 बट ऑब्वियसली कांग्रेस, फिर बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। ठीक है, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, एक साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पार्टी है, फिर आम आदमी पार्टी यानी कि ये जो दिल्ली वाली केजरीवाल की पार्टी है। तो इन सारी पार्टीज को इस समय नेशनल स्टेटस मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो एक यूपीएससी का फेवरेट एस्पेक्ट है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस, वो है कि हाउ इज अ पार्टीज नेशनल स्टेटस डिसाइडेड, किस बेसिस पे नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। तो उसमें पहला क्राइटेरिया क्या है, दो तीन क्राइटेरिया, कोई एक भी आप फुलफिल कर लो तो आपको जो है चीजें मिल जाती हैं। वोट्स इन लोकसभा
या फिर स्टेट पोल्स। अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स polled in 4 or more states in legislative assembly in Lok Sabha और assembly elections and in addition have at least 4 members in Lok Sabha। तो भैया 4 स्टेट्स में आपको 6-6% वोट मिला हो, पहली बात, ठीक है, चाहे तो लोकसभा के चुनाव में, चाहे तो उस पर्टिकुलर स्टेट के विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में। एक क्राइटेरिया हो गया, प्लस इसके साथ ही 6% वोट प्लस 4 सीटें लोकसभा में, है ना। ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तो आपको कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा इसकी बदौलत। ये एक क्राइटेरिया हो गया। आई होप क्लियर, इसमें कोई भी कहीं पे भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ये सिर्फ रिवीजन आपको मान लीजिए चल रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सीट्स इन लोकसभा। इट शुड हैव एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स एंड हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो ये लोकसभा की आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 545 मान लीजिए है, तो इसका 2% कितना हुआ, लगभग लगभग 11 लोग, है ना। तो अगर आपके मान लीजिए आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी, लेकिन आपकी लोकसभा में 11 एमपीज हैं, लगभग 11 एमपीज हैं, और वो 11 एमपीज एक ही स्टेट से नहीं आ रहे हैं, ये 11 एमपीज क्यूमुलेटिवली 3 अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। मान लीजिए एक जगह से 4 आ रहे हैं, एक जगह से 3 आ रहे हैं, फिर एक जगह से 4 आ रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के 11 हो गए, है ना। तो उस केस में भी आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप 4 स्टेट में जो है स्टेट पार्टी बन गए हो। अब स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 4 स्टेट्स में आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस अगर मिला हुआ है तो भी आप नेशनल पार्टी बन सकते हो, ठीक है। और ये जो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है वो इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए बनी है कि भाई ये 4 स्टेट्स में इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। अच्छा, अब ये जो दर्जा होता है इसके लिए इतनी मारामारी क्यों है भाई, क्या करना कोई किसी को नेशनल पार्टी बन के, स्टेट पार्टी बन के, तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं नेशनल पार्टी बनने के। अगर आपकी पार्टी के पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है तो यू एंजॉय सर्टेन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जो कि क्या है, नंबर 1, एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इट्स रिजर्व सिंबल टू इट्स कैंडिडेट थ्रू आउट द इंडिया। अब जैसे मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी का साइन आपको पता है कि लोटस है ना, कमल का फूल। लोटस सबसे मतलब एक तरीके से एक सिंबल है बीजेपी का, जो पॉलिटिकल सिंबल है। जब आप वोट देने जाते हो तो आप बीजेपी को जब वोट दोगे तो आपको लोटस वाले सिंबल पे अपना बटन दबाना पड़ेगा, तब बीजेपी को वोट जाएगा। तो अब ये सिंबल बीजेपी के पास थ्रू आउट द इंडिया है, क्योंकि नेशनल पार्टी है। अब चाहे अरुणाचल में चुनाव लड़े, चाहे कहीं पे लड़े, चाहे इनका एक भी वहां पे सांसद या विधायक ना हो, बट अगर वहां भी इलेक्शन लड़ेंगे तो अभी इनको लोटस का सिंबल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ क्या है, स्टेट पार्टी, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का सिंबल है क्या, साइकिल। तो साइकिल का सिंबल इनका उन स्टेट्स में है जहां जहां पे इनके पास स्टेट पार्टी का दर्जा है। और मान लीजिए केरला है, तो केरला में अगर समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए जाएगी तो वहां पे जरूरी नहीं कि उसको साइकिल का सिंबल मिले, हो सकता है केरला में साइकिल का सिंबल किसी और वहां की लोकल पार्टी को दे दिया गया हो, है ना। तो ये फायदा रहता है नेशनल पार्टी बनने का। अगर आप नेशनल पार्टी हो, अगर आप नेशनल पार्टी हो तो आपके पास कहीं ना कहीं वो सिंबल ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया के पास वो सिंबल रहता है, और जबकि स्टेट पार्टी के पास वो बेनिफिट्स नहीं होते हैं। अगली बात क्या है, नीड ओनली 1% टू प्रपोज अ कैंडिडेट्स नेम टू फाइल नॉमिनेशन। भाई अगर आप नेशनल पार्टी हो तो खाली आपको एक इंसान चाहिए जो आपके नाम को प्रपोज करे, है ना, कि भाई हम चाहते हैं कि इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इंसान इलेक्शन लड़े। अगर एक इंसान ने प्रपोज कर दिया तो भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो, जबकि स्टेट पार्टी या नॉन रिकॉग्नाइज पार्टीज के पास ये नहीं होता, उनको 2 या 2 से ज्यादा लोग कई बार लग जाते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अगला क्या है, गेट ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस। अब देखिए ये थोड़ा सा आउटडेटेड मामला हो गया, क्योंकि पहले के जमाने में जो सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया या जो आपके केबल नेटवर्क वगैरह हैं, ये मल्टीपल न्यूज चैनल्स हैं, ये सब नहीं होते थे, है ना। तो पहले के जमाने में इकलौता जो मीडिया था, मतलब न्यूज़पेपर्स के अलावा, वो आपका दूरदर्शन हुआ करता था और रेडियो पे आकाशवाणी हुआ करता था। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में डिबेट चलती थी, एक तरीके से डिस्प्यूट चलता था कि किसको ज्यादा टाइम मिले अपना प्रचार करने के लिए, डीडी नेशनल पे या फिर आकाशवाणी पे। तो जिसके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है उनको ज्यादा इसमें एडवांटेज था, है ना, कि आप आकाशवाणी और दूरदर्शन, क्योंकि सरकारी एक तरीके से गवर्नमेंट के है, तो इनका यूज करके आप अपना प्रचार कर सकते हो। बट आज की डेट में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस रहने गई, क्योंकि आप आज की डेट में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं प्रचार प्रसार करने के लिए अपना, ठीक है। कैन हैव अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स वाइल अदर्स कैन हैव अप टू 20 स्टार कैंपेनर्स। स्टार प्रचारक यानी कि स्टार कैंपेनर्स, ठीक है, ये वो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ये लोग बड़े चेहरे हैं पार्टी के। तो इनको ऐसे ऐसे 40 लोगों को पार्टी स्टार कैंपेनर बना देती है, फिर ये लोग पैन इंडिया जाकर के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। आगे अगली न्यूज भी स्टार कैंपेनर के बारे में ही है, तो यहीं पे देख लेंगे, चलिए, ठीक है।
तो आई होप ये नेशनल पार्टी वाली न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे बस इतनी बात ध्यान रखिए कि जो नेशनल पार्टी उनके पास 40 आपके स्टार कैंपेनर होते हैं, बट जो आपकी बाकी पार्टी उनके पास 20 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब आते स्टार कैंपेनर होते क्या है। They are nominated by political parties to campaign in each set of constituencies for a specified duration। वही बात है, चुनाव के टाइम पे इनको प्रचार के लिए यूज किया जाता है। There is no law governing who can or who cannot be made a star campaigner। इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है ना। जैसे कई बार होता था, समाजवादी पार्टी जो है यूपी की, तो इनके बहुत अच्छे संबंध थे बॉलीवुड में, क्योंकि इनके एक एक तरीके से एक बहुत क्लोज रिलेशन थे अमर सिंह से। अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, और अमर सिंह के बहुत क्लोज रिलेशन थे बॉलीवुड में। तो जब भी यूपी में इलेक्शन होते थे मुलायम सिंह यादव वगैरह के, तो उसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, बड़े बड़े लोग, पहले जो मनोज तिवारी जो इस समय बीजेपी से सांसद हैं, तो ये लोग सब मतलब बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, ऐश्वर्या राय वगैरह को बुला लिया प्रचार करने के लिए, है ना। तो ये लोग प्रचार कर रहे हैं फिर अपना पार्टी के लिए। तो ये आप किसी को भी स्टार कैमरे बना सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का ही हो। आप किसी बाहरी इंसान को भी जो है, किसी पब्लिक फिगर को भी आप स्टार प्रचारक या स्टार कैंपेनर बना सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टार, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड ईसीआई विद इन अ वीक फ्रॉम इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट। भाई जैसे इलेक्शन की नोटिफिकेशन आएगा, जैसे जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन आ चुका है ना। तो जिस दिन इलेक्शन नोटिफिकेशन आया है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, आपको यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को अपनी लिस्ट जमा करनी पड़ेगी स्टार कैंपेनर्स की, कि भैया हमारे ये लोग स्टार कैंपेनर हैं। अच्छा, इसके ऊपर इतना मुद्दा क्यों होता है? इसके ऊपर मुद्दा ये इसलिए होता है पोल एक्सपेंडिचर की वजह से। आपको पता है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, उनके ऊपर कैप लगी होती है कि भाई आप इससे ज्यादा एक्स अमाउंट से ज्यादा पैसा अपने चुनाव के प्रचार में, कैंपेन में खर्च नहीं कर सकते हो। नहीं तो ऐसा होगा कि मान लीजिए आपके पास, आप मुकेश अंबानी का इलेक्शन लड़ने आ जाए, तो वो तो जहां से इलेक्शन लड़ेंगे वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को 5-5 लाख रुपए बांट देंगे, है ना। वो तो 5-5 लाख रुपए बांट देंगे, सबका वोट ऐसे खरीद लेंगे, तरह पैसा है उनके पास। फिर उनके सामने अगर कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसकी टोटल संपत्ति 5 लाख की है, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रह गया फिर, है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रह गया। हालांकि 5 लाख रुपए बांटना तो गलत चीज है, वो अलाउड भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए इन्होंने जगह जगह अपने एलसीडी लगा दिए, एलईडी लगवा दिए, जगह जगह अपने लोग खड़े कर दिए कि हर कोई शहर में खड़ो कि अंबानी अंबानी चिल्ला रहा है, तो इससे भी तो प्रचार हो रहा है ना। तो इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई गरीब इंसान है तो उसका रिसोर्सेज नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो सारे कैंडिडेट्स के बीच में, इसलिए जो है क्या होता है, इसलिए पोल एक्सपेंडिचर पे कैप लगा दी जाती है कि भैया एक्स अमाउंट से ज्यादा खर्चा आप इस इलेक्शन में नहीं कर सकते हो। तो अब होता क्या है कि जो स्टार कैंपेनर होते हैं, ये आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से कभी इधर से उधर, उधर से इधर, एक ही दिन में 4-4 जिले, 4-4 स्टेट्स कवर करें हेलीकॉप्टर में, प्लेन में बैठ करके, है ना। तो भाई उसमें तो बहुत खर्चा हो जाता है। अगर वो सारा खर्चा इंक्लूड कर लिया जाए तो भैया तो अपने जो कैंडिडेट्स हैं ये एक दिन भी प्रचार ना कर पाए। तो इसीलिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो इनका एक्सपेंडिचर होता है, उनका ट्रैवल का एक्सपेंडिचर या उनके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर जो होता है, वो उस कैंडिडेट के में काउंट नहीं होता जिस कैंडिडेट के प्रचार के लिए वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लखनऊ से राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, जैसे राजनाथ सिंह तो फेमस इंसान है। मान लीजिए दिल्ली से मुकेश खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से बीजेपी मुकेश को खड़ा करती है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब मुकेश इतने पॉपुलर नहीं है, तो ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी वाले चाहते हैं कि यहाँ पे मोदी जी जाएं और अमित शाह जाए प्रचार करने के लिए। अब मोदी जी और अमित शाह पैदल तो जाएंगे नहीं, हालांकि दिल्ली में रहते हैं ये लोग, तो वहां से तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, बट मान लीजिए दिल्ली की जगह राजस्थान होता है ये, या ये मध्य प्रदेश होता है, या ये कर्नाटक जगह होती, वहां पे इन लोग को जाना होता प्रचार करने के लिए, तो ये तो अपने प्राइवेट जेट से, हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे। अब उसमें भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। तो वो सारे खर्चे मुकेश के खाते में नहीं जुड़ेंगे। भाई मुकेश को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि तुम मान लो 1 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो चुनाव प्रचार में। अब मोदी जी एक दिन आएंगे, एक दिन का खर्चा यानी कि 1 लाख रुपए था, तो भैया मुकेश तो बेचारा मोदी जी को बुलाने के बाद अपना कुछ कर ही नहीं पाएगा प्रचार। तो इसलिए जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैंडिडेट के खाते में नहीं जुड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, एज पर सेक्शन 77(1) ऑफ आरपीए 1951 देयर एक ट्रैवल by air or any other means of transport for propagating program of a political party shall not be counted as expenditure by candidate। फिर आते हैं फ्रीबीज के ऊपर। अगला न्यूज आइटम जो है वो फ्रीबीज है, मुफ्त की रेवड़ियां जिनको आजकल लोग बोलने लग गए हैं। खासतौर से जब से ये दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, तो इन्होंने ये कर दिया ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, फिर बस में महिलाओं का टिकट फ्री, है ना, बहुत सारी चीजें फ्री फ्री देने लगे। उसकी भी जो लॉजिक बताते हैं कि भाई पहले करप्शन बहुत होता था, तो जो हमारा बजट था उसमें से आधा पैसा तो करप्शन में चला जाता था, लोग घूस में उसको खा जाते थे।
अब हमने करप्शन को कर्व कर दिया तो हमें इतना पैसा है कि हम फ्री में सब चीजें दे सकते हैं बिना सरकार के ऊपर बोझा डाले हुए। और दिल्ली का जो आपका एक फैक्चुअल बजट है वो भी यही कहीं ना कहीं बताता है कि दिल्ली का बजट सरप्लस में रहता है। जैसे आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, बजट डेफिसिट, कि जब एक्सपेंडिचर आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो डेफिसिट होता है। लेकिन दिल्ली का बजट कई बार को क्या होता है कि उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो यानी कि वो सरप्लस में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बात उनकी समझ में भी आती है। लेकिन हाँ खैर, यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स issues standard operating procedure to limit the usage of freebies and liquor to attract voters। तो बस यहाँ पे ये फैक्ट जो दिया हुआ है वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है फ्रीबीज का यूज करने के लिए, कि भैया हम आपको मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, वादा कर देना, वादा तो फिर सेकेंडरी हो गया, कुछ ऑन द स्पॉट दे देना कि हम आपको जो है 5 कंबल दे देंगे, हम आपको इतना ये दे देंगे, घर में सबके जो है हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहुंचा देंगे, या हम लिक्कर डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। आपके रूरल एरिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये, है ना, वोट फॉर लिक्कर, है ना, जो ज्यादा अच्छी वाली पिलाएगा उसको ज्यादा अच्छा वोट मिलेगा। तो ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सीबीआईसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इशू किया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी फ्रीबीज क्या होते हैं वो यहाँ पे मेंशन, आप एक बार रीडिंग चाहो तो कर सकते हो। फ्रीबीज कैन बी डिफाइंड एज ऑफरिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इर्रेशनल ऑफरिंग्स from political parties as part of electoral promises such as pressure cooker, washing machine, television set, etc. free of charge। तो ये सारी चीजें फ्रीबी में आती हैं। खैर, तो अब इसमें और कोई भी चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीडिंग करना चाहो कर लेना, बट इस पर क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस लगभग नील है। अगला क्या भैया, पोल एक्सपेंडिचर। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है और यूपीएससी, मुझे बहुत भरोसा यूपीएससी के ऊपर कि आज नहीं तो आने वाले 2-3 साल में कभी ना कभी इस टॉपिक को क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो एक हैबिट है बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चन पूछना, जो आपको डे टू डे पता रहता है लेकिन आप कभी उस पर गौर नहीं करते हो। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि एक कैंडिडेट अपने प्रचार के लिए कितना पैसा खर्चा कर सकता है, उसके ऊपर कैप लगी हुई है, उसी को हम बोलते हैं पोल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये कैप कब से कब तक लगी हुई है, मान लीजिए मुझे 2024 में इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का, लेकिन मैं 2022 से अपना प्रचार कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, अपने में प्रचार की जो गाड़ियां होती हैं, जो आपके एक व्हीकल्स चलते हैं माइक लगा करके आपके बारे में बातें बताते हुए, वो सब मैं चलवा रहा हूँ। मैं लगातार अपना पेपर में ऐड दिलवा रहा हूँ कि भाई मुझे वोट देना, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ये मैं 2022 से कर रहा हूँ, तो ये क्या पोल एक्सपेंडिचर में आएगा मेरे? तो नहीं। Declaring candidates for assembly election weeks before poll announcement has exposed gaps in election commission poll expenditure monitoring rules। Rules stipulate accounting of candidates spending from date of their nomination and not from the announcement of polls। है ना। अब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को इलेक्शन डिसाइड कर दी है, डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, मान लीजिए 16 मार्च को इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए कि भैया इलेक्शन इस डेट से होने हैं। अच्छा, तो यहां से मान लीजिए 16 मार्च से 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च जो भी खर्चा करेगा कैंडिडेट वो उसके पोल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। मान लीजिए नॉमिनेशन की डेट है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 अप्रैल लास्ट डेट है ना, और उसने 1 अप्रैल को नॉमिनेट किया कि भैया हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बट उसके एरिया में सबको पता है कि इलेक्शन यही लड़ेगा, तो वो 16 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक उसने जो भी खर्चा किया वो उसके पोल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। वो 1 अप्रैल के बाद जो एक्सपेंडिचर करेगा वो काउंट होगा। और अब जो मैंने 2022 वाली बात बोली थी वो तो आप भूल ही जाइए, मतलब बिल्कुल वहां से तो पता नहीं वो कितना खर्चा करते हुए अब तक यहाँ पे आया है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी जो खर्चा कर रहा है वो भी आपका जोड़ा नहीं जाएगा जब तक अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक गैप दिखाता है कि भाई हमने कैप लगा तो दी है बट वो कैप उतनी इफेक्टिव है नहीं। अच्छा, अब इसका दूसरा साइड भी देख लीजिए, अगर हम पहले से कैप लगा देंगे तो हमें श्योरिटी थोड़ी ना है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मान लीजिए बीजेपी ने 16 मार्च को बोल दिया कि हमने मुकेश को टिकट दिया है, आखिरी डेट नॉमिनेशन की 2 अप्रैल है ना, और 1 अप्रैल को बीजेपी ने बोल दिया कि नहीं मुकेश नहीं सुरेश लड़ेगा, तो हम भैया कैप लगाए हुए थे मुकेश के ऊपर, लेकिन अब तो सुरेश आ गया है। तो कहीं ना कहीं जब तक कैंडिडेट नॉमिनेशन ना कर दे तब तक फाइनल तो होता नहीं कि भाई इलेक्शन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो इस वजह से नॉमिनेशन की डेट से पोल एक्सपेंडिचर जोड़ा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पोल एक्सपेंडिचर कब से काउंट होता है किसी भी कैंडिडेट का। फिर अगली कुछ न्यूज आपकी इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड है, सिस्टमैटिक, इसमें मतलब ऊपर जो भी दिया हुआ कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये 2 इनिशिएटिव जो है, एक सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप प्रोग्राम, और ये एक ईएलसी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, ये इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव है। भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन चुनाव दर चुनाव, इलेक्शन बाय इलेक्शन ये ट्राई करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट हो। वोटर टर्नआउट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन के दिन वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकलें। तो वो कब निकलेंगे? जब अवेयरनेस होगी।
अवेयरनेस नहीं है तो लोग कहेंगे अरे क्या ही एक वोट से मेरे हो जाएगा, क्या ही होता है, अरे आज छुट्टी मिली इलेक्शन के दिन तो चलो घर वालों के साथ कहीं घूम आते हैं चल के, या घर पे एंजॉय करते हैं। तो ये सारी मानसिकता रहती है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं, और वो वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को बढ़ाने के लिए ये स्वीप और ईएलसी प्रोग्राम लाया गया है ना। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ पीसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर एजुकेशन, स्प्रेडिंग वोटर अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी इन इंडिया। फिर ये इसमें ये सभी बताया जाता है कि आप वोट किस बेसिस पे दे रहे हो, कास्ट रिलीजन के बेसिस पे आपको वोट नहीं देना है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे देना है। मतलब एक अच्छे वोटर के अंदर जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर डालने का प्रयास किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। एंड सेम गोज विद ईएलसी set up in institute campuses across the country by election commission of india under sweep program। तो जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो कैंपसेस हैं उसमें बनाए गए हैं अंडर द स्वीप प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है? इट इज अ प्रोग्राम टू एंगेज स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड सेंसिटाइज देम on their electoral rights and familiarize them with electoral process of registration and voting। तो कुल मिलाकर के बच्चों को स्कूल के कॉलेजेस में उनको वोटिंग पैटर्न के बारे में अवेयर कराना, उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना, ये सब इसका काम है। ईएलसी का एक एक क्लब होते हैं जो इंस्टीट्यूट में बनाए जाते हैं अंडर द स्वीप प्रोग्राम। आई होप चीज यहाँ पे क्लियर है, इसमें कोई भी बहुत खास दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आगे। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है एंकोर। एंकोर भी आपका इलेक्शन से रिलेटेड ही है क्योंकि पूरा चैप्टर इलेक्शन वाला था। तो एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा एंकोर का क्या होता है। ये इंस्टाग्राम फेसबुक का हैशटैग वाला एंकोर नहीं है, ये अलग एंकोर है, ठीक है। एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट एंकोर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन किया, ये एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू एंकोर। तो एंकोर का बेसिकली काम क्या है कि पूरे इलेक्शन और हर एक कैंडिडेट को मैनेज करे इस ऐप के थ्रू, ठीक है। इट इज एन एंड टू एंड एप्लीकेशन टू रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स to digitize the votes polled, tabulate the round wise data and then take out various statutory reports for counting। तो बेसिकली कितना वोट पड़ा है ना, हर फेज वाइज कितना पड़ा, फिर आपका जो है राउंड वाइज कितना काउंटिंग वाउंटिंग जो भी कुछ डेटा होता है इलेक्शन से रिलेटेड वो सारा पूरे चुनाव का डेटा इस ऐप में आपका अपलोड होना चाहिए बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अनदर एप्लीकेशन कॉल्ड एंकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन बनाई है इलेक्शन कमीशन ने जिसको हम बोलते हैं एंकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन। इट अलाउस रिटर्निंग ऑफिसर्स टू स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशंस फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन। तो बेसिकली कैंडिडेट जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं इलेक्शन के लिए तो उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें कई बार बहुत सारा मतलब एक पूरा एक फॉर्मेट है, पूरा एक प्रोसीजर है जिसके तहत आपको नॉमिनेशन फाइल करना होता है। तो कई बार हो सकता है आपने कोई क्राइटेरिया फुलफिल ना किया हो, कुछ आपने गलती कर दी हो उसमें, तो वो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो अब एक एक नॉमिनेशन को बैठ के पढ़ना ओरली मतलब फिजिकली मैनुअली वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहां पे एक ऐप बना दिया गया जहाँ पे ये जो ऐप है ये सारे नॉमिनेशन फाइल को एक तरीके से स्क्रूटनाइज करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। Through the Encore nodal app, various departments like fire, education, police, environment, etc. give no objection certificate of holding rallies, road shows, etc. to political parties or candidates। तो बेसिकली भाई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई रैली वगैरह करनी होती है, कुछ रोड शो वगैरह करना होता है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी परमिशन वगैरह लगती हैं, है ना। बहुत सारे जगहों से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है कि भैया हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर यहाँ पे हमारे यहाँ रैली कर रहे हैं तो। भाई फायर डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो वो सारी चीजें भी आपको जो है कैंडिडेट को एंकोर नोडल ऐप के थ्रू मिल सकती हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आखिरी न्यूज क्या है इस पूरे चैप्टर की? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट। अब भाई ईवीएम को लेकर के बहुत हर दिन मुद्दा छिड़ा रहता है ना कि ईवीएम में चीटिंग हो जाती है, वोट फिक्स होता है। तो इसलिए वीवीपैट को लेके आया गया था कि भैया आप, बहुत लोग कहते हैं कि तुम बटन कहीं पे भी दबाओ, जैसे बहुत सारे इलेक्शन जो मतलब होता है तो जिसकी ईवीएम मशीन होती है तो उसमें ऐसे ऐसे बटन बने होते हैं बहुत सारे, और बगल में नाम वाम लिखा होता है, फोटो वोटो बनी होती है, सिंबल बना होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो आपको किसको भी वोट करना है तो आप उस बटन को प्रेस कर दो। तो बहुत लोग कहते थे कि बटन तुम कोई भी दबा लो वोट इसी वाले को जाएगा, है ना, क्योंकि ईवीएम फिक्स कर दी जाती है। तो इसी वजह से जो वीवीपैट ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, ताकि आप जिसको भी वोट दोगे तो बगल में आपके ईवीएम के बगल में एक वीवीपैट मशीन रखी होती है, उसमें 7 सेकंड के लिए एक पर्ची छप करके आती है, एक स्लिप छप करके आती है। उसमें ये लिखा रहता है कि आपने किसको वोट दिया, उसका सीरियल नंबर क्या था, उसका सिंबल क्या था, उसका नाम क्या था। तो आपको दिख जाता है कि आपका वोट किसके लिए रिकॉर्ड हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए वीवीपैट लाया गया था। तो आई होप ये आपको चैप्टर नंबर 5 पूरा क्लियर है। इसमें अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 6
इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस एंड बिल्स। तो इसमें जो हमारी पहली न्यूज है वो है नारी शक्ति बंधन कॉन्स्टिट्यूशन का 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये जो हमारी विमेंस को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात करी गई है लेजिस्लेटिव बॉडीज में, उससे रिलेटेड ही है आपका। आई होप इसके बारे में भी आप लोगों ने इनफ सुना और पढ़ा होगा, बट अगेन हम लोग इसका जो भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसको देखेंगे, ठीक है। और देखिए यूपीएससी की खासियत है कि जो न्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है प्रीलिम्स में। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, बट प्रीलिम्स में चांसेस बहुत कम है, और अगर आया तो फिर बहुत डिटेल में बहुत डीप जा करके आएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज्यादातर सरफेस लेवल पे वहां से फ्रेम होते हैं जो न्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होती हैं, और जो हाईलाइट हो जाती हैं है ना उनके ऊपर या तो फिर डीप में जाकर के क्वेश्चन आएंगे या फिर मेंस में क्वेश्चन आएंगे, प्री में क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको एक दिमाग में रखनी चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे नहीं आ सकते हैं। तो भैया अभी हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया है, 106 अमेंडमेंट एक्ट पास किया है। तो ये फाइनली 106 अमेंडमेंट हो गया हमारे संविधान में, जिसमें बोला गया कि 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेंस को लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और दिल्ली की असेंबली में, है ना, ठीक है। अब इसकी वजह से कौन कौन से आर्टिकल अमेंड हुए हैं ये देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा प्रयास पहले कब किया गया है। 1996 में 81st अमेंडमेंट बिल लाया गया था इस काम के लिए, बट ये सफल नहीं हो पाया था। 1988-99 में काम हुआ था, प्रयास हुआ था। 2008 में आखिरी बार ये ट्राई किया गया था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाए, बट पॉलिटिकल कारणों से ये बिल्स पास नहीं हो पाए थे। तो इसके बाद आपका अब ये 2023 में जाकर के पास हुआ है, तो इसकी वजह से एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया जो कि आपका आर्टिकल 239 AA, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। तो कहीं ना कहीं जो 239 के आसपास का आर्टिकल है ये यूटीज और स्पेशली दिल्ली से रिलेटेड होते हैं। तो जो 239 AA आर्टिकल ऐड किया गया है, ये दिल्ली की विधानसभा में विमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए एक नया आर्टिकल ऐड किया गया है। फिर सॉरी अमेंड किया गया है, आर्टिकल 239 को अमेंड किया गया, ऐड नहीं किया गया, पहले से था। अब नए आर्टिकल कौन से ऐड किए गए हैं वो यहाँ पे देखते हैं। आर्टिकल 330A एंड आर्टिकल 332A। अब ये क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन फॉर विमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रिस्पेक्टिवली। तो 330A लोकसभा में रिजर्वेशन देने के लिए है और 332A स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन देने के लिए है विमेन्स को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर विमेन अंडर सीट्स रिजर्व फॉर SC/STs अंडर आर्टिकल 300 एंड 332। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो SC/ST की जो सीट रिजर्व होती है आपकी विधानसभा में या फिर लोकसभा में, तो उन रिजर्व सीट्स में से भी 1/3 आपका विमेन के लिए रिजर्व रहेगा उसी कम्युनिटी का। जैसे मान लीजिए आपके SCs के लिए 90 सीट्स रिजर्व है लोकसभा में, फॉर एग्जाम्पल, है ना, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 90 सीट्स SC के लिए रिजर्व है आपकी लोकसभा में। तो 90 में से 30 सीट्स जो है ऐसे SCs के लिए होंगी जो विमेन है, यानी कि विमेन SCs के लिए 30 सीट रिजर्व हो जाएंगी 1/3। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेम गोज विद द ST। फिर आर्टिकल 334A इंसर्ट किया गया है, द एक्ट्स प्रोविजन शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डिलिमिटेशन फॉलोइंग द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये कब से लागू होगा, ये लागू होगा जब डिलिमिटेशन होगा। कौन सा डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन जो इस एक्ट के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा। तो बेसिकली डिलिमिटेशन आपको पता है कि हमने अपने पूरे कंट्री को छोटी 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 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है ना। एक कॉन्स्टिट्यूंसी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अगल बगल इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। फिर हर सेंसस के बाद एक प्रोविजन क्या है कि भाई इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बाउंड्री को ऑल्टर कर दिया जाए या कुछ चेंज कर दिया जाए अगर जरूरत है तो, है ना। मान लीजिए इसका थोड़ा एरिया इसमें ले लिया जाए, है ना, इधर से एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए अगर जरूरत महसूस होती है अलॉन्ग विद द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऐसा किया जाएगा। ये डिलिमिटेशन कहलाता है। अब ये होता सेंसस के बाद है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि अब जो अगला सेंसस होगा उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये जो है आपका बिल लागू होगा, ये एक्ट लागू होगा। एक्ट पास हो गया है बट लागू अभी नहीं होगा। तो भैया अब अगला सेंसस कब होगा, 2031 में, है ना। भाई ऐसे तो अभी तो यही वाला नहीं हुआ जो होना था, लेकिन बात यह है कि 2026 तक का जो है फ्रीज कर रखा गया डिलिमिटेशन के ऊपर, है ना। 2026 तक डिलिमिटेशन फ्रीज है, उसके पहले कितना भी सेंसस हो जाए डिलिमिटेशन 2026 के पहले नहीं हो सकता है। तो इन शॉर्ट 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके हिसाब जो सेंसस होगा उसके हिसाब से जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद फिर यहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मे भी गवर्नमेंट का यही आइडिया हो कि 2021 की जगह ये सेंसस जो है 2025-26 के आसपास किया जाए ताकि 26 के बाद डिलिमिटेशन भी हम कर सकें
और उसके बाद ही इनको लागू कर दिया जाएगा विमेन के रिजर्वेशन को। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। आर्टिकल 334 ए में लिखी हुई है। फिर यहाँ पे एक सनसेट क्लॉज डाला गया है क्या, कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 इयर्स, हाउएवर इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो ये बोल रहे हैं कि भैया विमेन को रिजर्वेशन एक बार मिल गया तो 15 साल बाद हट जाएगा अपने आप ही, जब तक उसको पार्लियामेंट रिन्यू नहीं कर देती है। ऐसा ही सेम सनसेट क्लॉज एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, और उसमें लिखा हुआ था कि हर 10 साल पे जो है इसके ऊपर रिव्यू होता रहेगा, और अगर पार्लियामेंट एक्सटेंड करती रहेगी तो ये बढ़ता रहेगा, नहीं तो जब एक्सटेंड नहीं करेगी पार्लियामेंट तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो सेम वैसा ही जो है क्लॉज विमेन रिजर्वेशन के डाला गया है कि भैया एक बार हम दे देंगे, फिर उसको हर 15-15 साल पे जैसी जरूरत हो, मान लीजिए ऐसा हो 30-40 साल बाद, या मान लीजिए 15 साल बाद ऐसा हो जाए कि विमेन का रिजर्वेशन अपने आप ही जो है 50% के आसपास या 40% के आसपास, या फॉर दैट पर्पस 35% के आसपास भी हो गया है, और अगर हम रिजर्वेशन नहीं भी देंगे तो भी 35% वुमेन हमारे असेंबलीज में या फिर लोकसभा में आएंगी, तो फिर हम इस रिजर्वेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि इसका होल सोल पर्पस यही है कि भाई विमेन ज्यादा से ज्यादा आए। तो अगर इसके बिना भी आ जाएंगे तो उसको हटा दिया जाएगा फिर, तो इसीलिए इसको 15 साल के सनसेट क्लॉज के साथ डाला गया है। पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन आफ्टर सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन। तो भैया मान लीजिए पहले यूपी की मान लीजिए कोई पर्टिकुलर 10 सीटें रिजर्व कर दी गई विमेन के लिए, तो अब ऐसा नहीं कि हमेशा यही 10 सीट रिजर्व रहेंगी, जब दोबारा डिलिमिटेशन होगा तो इन 10 की जगह कोई और 10 सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, फिर उसके बाद कोई और 10 सीट रिजर्व कर दी जाएगी, मतलब सीट्स रोटेट होती रहेंगी। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि फिर एक कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार विमेन एमपी हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विमेन एमपी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए इसको जो रोटेट करते रहेंगे, है ना। और ऐसा ही अभी भी होता है, एससी एसटी रिजर्वेशन में भी ऐसा ही होता है कहीं ना कहीं। The act won't affect any representation in existing legislative assemblies and Lok Sabha until their dissolution। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्ट पास हो गया तो अब जो हमारी लोकसभा या विधानसभाएं चल रही हैं उनको आप जो डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि भैया यहाँ पे तो 1/3 विमेन है ही नहीं, जो चल रही है वैसे चलती रहेंगी, और जब ये लागू हो जाएगा एक्ट उसके बाद फिर जो है 1/3 होना कंपलसरी होगा। ठीक है। रिसेंटली द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड गवर्नमेंट ऑफ यूटी Act 2023 were enacted by the Parliament. They seek to reserve 33% of the seats for women in the Jammu and Kashmir and Puducherry Assembly respectively। तो अभी आपने जब ऊपर पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि भैया ये रिजर्वेशन सारे स्टेट्स में, सेंटर में और सिर्फ दिल्ली में ही क्यों दिया जा रहा है, जबकि विधानसभा तो हमारी पुदुचेरी में भी है ना, पुदुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू कश्मीर में भी है, तो खाली दिल्ली की बात क्यों की गई इस एक्ट में, क्योंकि इस एक्ट के अलावा एक और एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए ऑलरेडी इसकी बात की जा चुकी है ना, तो फालतू में ओवरलैप करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे खाली उसकी बात करी गई है। तो आई होप ये न्यूज आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज के साथ, जो कि आज की लास्ट न्यूज भी होगी, उसके बाद की न्यूज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद 2 वीडियोस आपके और लगेंगे, है ना, और फाइनली आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ये देखिए कि आपका लगभग 7 से 8 घंटे के बीच में पूरा इंडियन पॉलिटी, बल्कि 8 से 9 घंटे के बीच में कहा जाए तो, है ना, 8 से 9 घंटे के बीच में पूरा पॉलिटी का पीटी 365 बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और इस तरीके से कि आप भूलेंगे नहीं इस चीज को, है ना, कहानी के फॉर्म में। इसके बाद बस आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसको एक बार बस रेफर करना है, रीड करना है एक बार हाईलाइटेड पोर्शन का ली, और एक बार एग्जाम के जस्ट पहले आपको 3-4 दिन पहले सारे पीडीएफ आपको हाईलाइटेड एक बार नजर मार लेनी है, एंड यू आर गुड विद इट। ठीक है। और अगर आपको हमारे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। मैंने अभी तक एक बार भी बात बोली नहीं है, बट आज मैं चीज आपसे बोल रहा हूँ, तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब करने को ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, ना सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड बल्कि स्टेट पीसीएस से रिलेटेड भी, और जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, है ना, या फिर जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली जो जिनको भी लॉ पढ़ना रहता है ना, तो लॉ से रिलेटेड आपने हमारा नाम देखा होगा, जीएस लॉजिकल है हमारे इस चैनल का नाम, तो लॉ से रिलेटेड भी आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद जीएस, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगली जो न्यूज है हमारी वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो भैया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है पहले आप ये जान लीजिए। अच्छा, उससे भी पहले आप ये जान लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, फिर हम इस न्यूज पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नीचे चलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स हु जॉइन हैंड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो भैया एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं।
जैसे कि आपका अमूल है ना, जैसे कि आपका अमूल, जब भी आप कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं पढ़ते होगे, आपको हर कोई यही एग्जांपल देता होगा अमूल का, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके आते हैं और एक तरीके से इक्विवेलेंट होकर के अपने बिजनेस को या अपने एसोसिएशन को रन करते हैं। अच्छा, अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, कि भाई किस स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे गवर्न हो रही है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली डिसाइड करेगी। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ पे है? महाराष्ट्र में 663, फॉलोड बाय यूपी 168। देखिए कितना वाइड डिफरेंस है, कहा 663 महाराष्ट्र में और कहा 168 यूपी में। तो महाराष्ट्र इज वे अहेड इन टर्म्स ऑफ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या है हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के। तो भैया ये बात आपको पहले से पता हो गई है कि 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का मुद्दा है ये। वेल एंड गुड। आर्टिकल 19(1)(c) में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको आर्टिकल 19(1)(c) एज इट इज याद होना चाहिए कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब जबरदस्ती कोऑपरेटिव नहीं फॉर्म होंगी, वॉलंटरी तरीके से फॉर्म होंगी और उनकी फंक्शनिंग ऑटोनॉमस होगी। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर या कंट्रोल नहीं करेगा। एक सेकंड, ठीक है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर या कंट्रोल नहीं करेगा और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, यानी कि सब लोग मिल करके एक साथ उसको कंट्रोल करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में पावर नहीं रहेगी। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पर मैनेजमेंट काफी प्रोफेशनल होगा। ये बात 19(1)(c) में लिखी हुई है। फिर आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी का, जो कि 2011 में ऐड किया गया था 97 अमेंडमेंट के थ्रू, वो भी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात करता है, हालांकि है वो डीपीएसपी 9B। ये भी आपका जो है 2011 में ही ऐड किया गया था 97 अमेंडमेंट से, और इसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक बात करी गई है किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। फिर एक एक्ट आया है, अब यहां से हमारा मुद्दा शुरू होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब इस एक्ट की क्या जरूरत है भाई? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट का मुद्दा है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट का मुद्दा है, पर ये स्टेट का मुद्दा कब तक है? जबकि वो उस पर्टिकुलर स्टेट से ही कंसर्न है। मान लीजिए कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बनी यूपी में है, लेकिन वो काम उसका यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है ना, तीनों स्टेट में वो इक्वली काम कर रही है, बट वो बनी यूपी में है। तो अब वो कैसे गवर्न होगी? क्या उसको यूपी गवर्न करेगा या एमपी गवर्न करेगा, राजस्थान गवर्न करेगा? तो इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक से ज्यादा स्टेट में फंक्शन कर रही है। तो इसको कहीं ना कहीं फंक्शन कराने के लिए प्रॉपरली एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है, जिसका रोल प्ले करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डील करती है, और उसी को डील करने के लिए, गवर्न करने के लिए ये एक्ट लेकर के आए थे 2002 में ही, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन न्यूज के ऊपर। ये तो एक बैकग्राउंड हो गया स्टोरी। ठीक है, अब ये एक्ट क्यों आया था? ये एक्ट क्यों आया था? टू कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम मोर देन वन स्टेट, टू फैसिलिटेट द वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एज पीपल्स इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड वगैरह वगैरह। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव था। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस एक्ट को अमेंड किया गया है, इस एक्ट को अमेंड किया गया है, इस वजह से पूरा मुद्दा न्यूज में है। ठीक है, अब जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके क्या 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 की फीचर्स हैं, वो क्यों, मतलब क्यों अमेंड किया गया, क्या ऐसे प्रोविजंस थे जिनको डालने के लिए इस एक्ट को अमेंड किया गया है? पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, है ना भाई। कोऑपरेटिव्स में किसी भी पोस्ट के लिए इलेक्शंस होते हैं, है ना, कोऑपरेटिव के इलेक्शंस होते हैं, तो वो इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए कहीं ना कहीं एक बॉडी बनाई गई है, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और अप टू 3 मेंबर्स होंगे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी कहीं ना कहीं इलेक्शंस कराने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के। Amalgamation and division of cooperative society allows cooperative societies registered under state laws to merge into an existing MSCS। ठीक है, तो भैया कोई अगर एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एक स्टेट की, एक उस स्टेट की है, तो इनके पास राइट है कि वो अमेलगमेट करके एक सिंगल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लें। तो ये भी प्रोविजन इस एक्ट में डाला गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, तो ये एक कोऑपरेटिव के लिए रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फंड बनाया गया है टू रिवाइव सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
भैया बहुत सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो पहले के जमाने में शुरू हुई थी जोर शोर से, बट एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं डोरमेंट हो गई, उन तरीके से सिक हो गई, उनको नुकसान में जाने लगी, उनको घाटा हो गया, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए ये फंड बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान है ना। इसी वजह से गवर्नमेंट इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस करती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश को डेवलप करने में या करवाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। Restriction on redemption of government shareholding. Any shares held by the central and state government cannot be redeemed without the shareholders' approval. ठीक है, अगर कोई भी शेयर्स, एनी शेयर्स हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कोई शेयर अपने पास रख रखा है और वो चाहती है कि हम उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने शेयर को बेच के किसी और को दे दें, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उसकी परमिशन या उसके अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है। क्योंकि हो सकता है ना कि किसी इंसान ने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ली हो क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी एक पार्टी है। अब गवर्नमेंट खुद ही विड्रॉ कर ले रही है, अपने शेयर को बेच दे रही है, तो ऐसा काम ये तो धोखा हो गया ना। तो ये नहीं कर सकती गवर्नमेंट, और शेयर होल्डर के अप्रूवल से ही काम हो पाएगा। ठीक है, फिर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट वन और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओम्बड्समैन विद टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो जैसे हमारे नॉर्मल ओम्बड्समैन या लोकपाल होते हैं, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी ओम्बड्समैन बनाए जाएंगे जिनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा कि इस एरिया से इस एरिया तक ये वाले ओम्बड्समैन डील करेंगे, इस एरिया से इस एरिया तक ये वाले करेंगे, इस तरीके से। अपील्स अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ ओम्बड्समैन कैन बी फाइल्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार। क्वेश्चन यहां से यूपीएससी पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ठीक है, कि अगर ओम्बड्समैन के आगे, ओम्बड्समैन ने कोई डिसीजन दिया है, उससे आप संतुष्ट नहीं, आपको आगे अपील करनी है, तो आप कहां अपील करोगे? यू वुड फाइल अपील विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार। ठीक है, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट, नो गवर्नमेंट, सेंट्रल रजिस्ट्रार, CR। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि मल्टी स्टेट है, उसमें मैक्सिमम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं वो 21 हो सकते हैं, है ना। और उन 21 में कुछ लोग इंक्लूड होने चाहिए जो कि है एक मेंबर शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब से, और 2 मेंबर विमेन कम्युनिटी से, यानी कि 2 विमेन तो होनी चाहिए, प्लस एक SC या फिर ST। इस 21 बोर्ड, मतलब मैक्सिमम 21 हो सकता है, 5 ही हो सकता है, 10 ही हो, है ना। तो 5 भी है तो भी ये 2+1 तो होना ही है ना। अगर 3 भी है तो भी 2+1 होना ही है, और अगर 21 है तो मानिए 2+1 होना ही है, और 21 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आई होप ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 को डील करेंगे और इसके आगे की न्यूज़ेस को डील करेंगे, और इसके बाद 2 वीडियो मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम 3 वीडियो, कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में पूरा खत्म कर दें। तो तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, है ना। एक बार कर दिया तो कर दिया, उसको बार बार नहीं करना है सब्सक्राइब, लेकिन बाकी चीजें बार बार करते रहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडीइंग।